लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण है। संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरा होने पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में महिला ड्रोन मित्र बनाने और जन औषधि के 25,000 केंद्र खोलने की महत्वपूर्ण घोषणा की। विकसित भारत संकल्प योजना केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं किसानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे आधा घंटे के लिए करना था जी, दीदी ऐसे थोड़ा चलता है जी। आधे घंटे के लिए बुला, खाना खाने के लिए तो आते ही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे होने पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू तक के लाभार्थियों से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दो घोषणाएं की। पहली, महिला ड्रोन मित्र बनाकर कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल करने वाली महिला स्वयंसेवी संस्थाओं को ड्रोन खरीदने पर 80% अनुदान दिया जाएगा। दूसरा, जन औषधि केंद्र को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी देवघर में लोकार्पित कर रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाकर देश भर में 25,000 किया जाएगा। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार के लिए ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए भी खासी अहमियत रखती है। यही वजह है कि गुरुवार को बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने अपने इलाके में यात्रा की अगुवाई की। ग्रेटर नोएडा के जुनेदपुर गांव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद अपने 2 सांसदों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लाभार्थी गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म में मिलेट से बनी पौष्टिक मिठाइयां दी और कई योजनाओं के बारे में बताया। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए जुनेदपुर गांव जैसे 2 लाख ग्राम पंचायतों तक सरकारी मशीनरी को पहुंचाया जाए। आप यदि गांव में देखेंगे तो सीवर लाइन से लेकर के यहाँ की सड़कें, यहाँ स्वच्छता, यहाँ जो लाभार्थी हैं हमारे, आप आज देखेंगे तो पूरे गांव में एक भी कच्चा मकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। रसोई गैस के घर घर में कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन प्रधानमंत्री जी की स्कीम से मिले हुए हैं लोगों को, वृद्धावस्था पेंशन के बहुत सारे यहाँ लाभार्थी हैं, और इस तरह एक तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, उनका लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है। ये मोदी सरकार की गारंटी जो गाड़ी है वो ये गाड़ी है। ऐसे ही जो गाड़ी है वो गांव-गांव जाएगी और जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनके प्रचार प्रसार करेंगी। ये बताएंगे कि आखिर उनकी योजनाओं का लाभ जो है वो कैसे लिया जाए। और जब ये गाड़ी जाएगी तब उसके अलावा ये देखिए आप, तमाम सारे जो विभाग हैं, सरकारी विभाग जिनके ज़रिए योजनाएं चलती हैं, वो चाहे खाद्य एवं रसद विभाग हो या फिर जो है वो डूडा हो, जिनके वजह से जो है वो पीएम आवास योजना चलती है, तो ये सारे विभाग यहाँ पर रहेंगे ताकि एक ही जगह पर जो लोग हैं, जो पात्र हैं, उनको इन योजनाओं का लाभ मिल सके। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार इस यात्रा के जरिए 55 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार की नीतियों का प्रचार आम लोगों तक किया जा सके। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। खबर अब दिल्ली से है। दिल्ली में अब बाइक्स को टैक्सी की तरह चलाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन ये इजाजत बस इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए है जो अभी बहुत कम चल रही हैं। दिल्ली सरकार की नई कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से बात की हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने।
दिल्ली में पहली बार कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर पॉलिसी लागू हुई है। इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस उद्देश्य के साथ ये पॉलिसी बनाई गई है? बहुप्रतीक्षित है, हम सालों से इंतजार कर रहे थे इसका, लेकिन ये भी सवाल है इसमें फिर कि ये जो कैब्स चल रही हैं ये तो पहले से चल ही रही हैं, तो फिर इस तरह की पॉलिसी की क्या ज़रूरत है, क्या उद्देश्य है इस पॉलिसी का? देखिए, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो पोल्यूशन को कम करने के लिए, इसलिए मैंडेट किया कि जितने भी व्हीकल्स होंगे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे, चाहे किसी भी कैटेगरी में है, वो 1 अप्रैल 2030 के बाद इलेक्ट्रिक ही हो सकते हैं। और सेकंड, अभी जितने भी ये एग्रीगेटर्स हैं ये किसी लीगल फ्रेमवर्क में नहीं चल रहे थे। देयर वाज नो लीगल फ्रेमवर्क एट ऑल। तो जिसका जो मन किया वो चल रहे हैं। जैसे बाइक टैक्सी है, अब जब हम टैक्सी हैं तो उसका परमिट देते हैं, और उसमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं। तो इसके मेन दो जो उद्देश्य थे वो ये थे कि पोल्यूशन को कम करने के लिए ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, और दूसरा उसको लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए। ठीक है। सर, आपने बाइक टैक्सी की बात की, तो इसमें एक क्लॉज ये डाला गया है कि नोटिफिकेशन के 6 महीने के अंदर जो भी टू व्हीलर हैं ये सारे के सारे जो हैं ये इलेक्ट्रिक होने चाहिए। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक ही चल पाएगी बाइक टैक्सी के तौर पर। बाइक टैक्सी डे 1 से है। अच्छा। तो टू व्हीलर में डिफरेंट सेगमेंट है। हाँ। अगर वो टू व्हीलर बाइक टैक्सी के रूप में चल रहा है तो डे 1 से ही इलेक्ट्रिक होगा। अच्छा। कोई उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। तो सर, इसमें सवाल ये उठ रहा है, बहुत सारे जो बाइक टैक्सी चलाते हैं लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कर्ज लेके अपनी बाइक ली हुई है और इस तरह से करके वो अपना काम गुजारा कर रहे हैं। तो क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं अचानक से कि वो इलेक्ट्रिक बाइक एक तो महंगी होती है और ऊपर से पहले जो लोग चला रहे हैं, कैसे इस इलेक्ट्रिक पे कैसे आ जाएंगे? सरकार ने तो लॉन्च अभी किया है। हाँ। तो अगर कोई इलीगल वे में चला रहा है तो उसका तो मतलब आप सरकार को नहीं कह सकते कि गलत हो गया। नहीं, अगर कोई इलीगल वे में कोई चीज़ एक्टिविटी हो रही है, हाँ, तो उसके लिए सरकार तो कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन हमने पहले ही लगभग इस पॉलिसी को भी इस स्टेज में आने में लगभग आज 7 से 8 महीने हो गए हैं, ज़्यादा हो गए बल्कि। तो काफ़ी हमने पीरियड दिया है, एंड वी हैड मेड इट वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1 कि जो बाइक टैक्सी होगी वो डे 1 से इलेक्ट्रिक ही होगी। हाँ। जो नॉन इलेक्ट्रिक है वो बाइक टैक्सी के रूप में एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ पाएगी। तो बाइक टैक्सी का ये है। लेकिन दूसरे जो हैं जैसे 3 व्हीलर हैं जो पैसेंजर वाली कैटेगरी में, वो 6 महीने में 10% का टारगेट है। हाँ। 1 साल में 25% का है, फिर दूसरे साल में 50% का है। तो उसमें वो फेज मैनर में है। बट चूंकि बाइक टैक्सी तो फर्स्ट टाइम हमने इम्प्लीमेंट ही अब किया है। अच्छा। इसलिए उसको हमने 100% रखा है। देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और सेना की ताकत में इजाफे के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2,23,000 करोड़ की खरीद को मंजूरी दे दी है। इनमें से 1,20,000 करोड़ में 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। आपको बता दें कि प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये दोनों ही देश में बने कॉम्बैट जेट और हेलीकॉप्टर हैं। देश के रक्षा उपकरण निर्माताओं से हुई ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील है। इसके साथ ही 14,200 करोड़ की लागत से सेना के लिए गन सिस्टम भी खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने डेवलप किया है। ये भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है और इसे 2019 में वायुसेना में शामिल किया गया था। वहीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को पिछले साल वायुसेना और सेना में शामिल किया गया था। और इस पूरी डील के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में सेना से जुड़े अहम फैसले लिए गए। बड़ा फैसला यह है कि सेना के लिए 2,23,000 करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे और करीब करीब सारे हथियार भारत की रक्षा कंपनियों से ही लिए जाएंगे। इसे आप आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम मान सकते हैं। 2,23,000 करोड़ में से 1,20,000 करोड़ का तो
कॉन्ट्रैक्ट जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को जा रहा है, जो बनाती है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस। थल सेना और वायुसेना के लिए 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड लिए जाने हैं। हालांकि पहले से ही थल सेना और वायुसेना के पास यह अटैक हेलीकॉप्टर है। 5.8 टन वजनी है। दुनिया का इकलौता लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फुट की ऊंचाई पर जो है उतर भी सकता है और उड़ान भर भी सकता है। इसके अलावा वायुसेना के लिए 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लिए जा रहे हैं। अगर तेजस की बात करें तो ये हल्का और छोटा लड़ाकू विमान है जो दुश्मन की रडार की जद में नहीं आता है। देश में ही बना हुआ है, मल्टी रोल है, यानी अटैक भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो तेजस के साथ में कही जाती है, इसका जो सॉर्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, करीब 6,000 से ज़्यादा ये सॉर्टी कर चुका है। एक भी तेजस जो है दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। तेजस जो है जो भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमान है MiG-21 की जगह लेगा। तेजस का ताकत कह सकते हैं या जिसका जलवा कह सकते हैं इतना है कि दुनिया के कई देश इस लड़ाकू विमान को खरीदना चाहते हैं, लेकिन HAL का कहना है कि पहले वो भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करेगा, उसके बाद दूसरे देशों में इसका निर्यात करेगा। तो प्रचंड और जो है तेजस के अलावे जो है जो रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई उसमें नौसेना के लिए एंटी मिसाइल की अनुमति दी गई। उसके अलावा जो थल सेना के लिए जो है गन सिस्टम की मंजूरी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो 2,23,000 करोड़ का जो रक्षा सौदे की जो मंजूरी दी गई, खरीदने की जो मंजूरी दी गई है, उसमें बड़ा हिस्सा जो है जो तेजस और जो है आपको कह सकते हैं कि प्रचंड को जाएगा और इससे देश की रक्षा इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सेना को नई ताकत मिलेगी अपने हथियार से।